वेलकम टू खारुताई चैनल। हम 11th अकाउंट्स के चैप्टर 1 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। व्हाट इज क्वेश्चन 3? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको स्टेटमेंट दोबारा लिखना है तो विथ आंसर पूरा सेंटेंस लिखना है, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, Select the most appropriate alternatives and rewrite the statement. ये हमने देखा है। Question 1, surplus of income over expense is profit, deficit, loss या financial statements। हम alternatives को समझते हैं। Profit आपको पता है, income अगर expense से ज़्यादा है तो हमें profit मिलता है। तो सरप्लस मतलब ज्यादा, इनकम है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो हमें क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट मिलने वाला है। बराबर, प्रॉफिट। तो राइट आंसर इज प्रॉफिट। डेफिसिट मतलब क्या? जैसे सरप्लस है, सरप्लस का ऑपोजिट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब कम। लॉस मतलब क्या? प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस। इसमें क्या होने वाला है? अगर ऐसा होता सरप्लस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, ऐसे लिखा होता एक्सपेंस ओवर इनकम, ऐसे लिखा होता तो आपको आंसर आता लॉस। सो क्वेश्चन के वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सरप्लस ऑफ व्हाट? सरप्लस ऑफ इनकम है तो प्रॉफिट, और सरप्लस ऑफ एक्सपेंस है तो लॉस। ओके, पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने देखा था एक्सेस वर्ड यूज किया था। एक्सेस ऑफ इनकम सेम, एक्सेस एंड सरप्लस इज सेम, ज्यादा। ओके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इररिलेवेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और उसके जो नोट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इसका क्वेश्चन से कुछ ये नहीं है। पीएनएल अकाउंट में हम लोग को पता चलता है कि हमारा इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ऐसा कौन सा अकाउंटिंग का मेथड है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें actual cash receipts and actual cash payments are recorded? इसका मतलब receipts, incomes और expenses कैश बेसिस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश जब आते हैं तब हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम, और कैश जब हम पे करते हैं तब रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल है, हाइब्रिड है, कैश है या मर्केंटाइल। तो इस क्वेश्चन में ही आंसर हम लोग को मिला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट, जिसमें इनकम और एक्सपेंस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। तो अक्रूवल बेसिस मतलब क्या? अक्रूवल बेसिस में हम इनकम जब अर्न करते हैं, कमाते हैं, क्रेडिट बेसिस पे भी दे सकते हैं ना हम लोग किसी को गुड्स, पर जब पैसे मिलेंगे तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जब सेल हुआ, जब हमारे यहाँ से गुड गया और उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो गई, मतलब हमने जब इनकम अर्न किया तब हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और एक्सपेंस भी हम जब इंकर करते हैं, जब किसी से गुड लिया उधार पर वगैरह, तो हम लोग तभी रिकॉर्ड करेंगे कि ये हमारी लायबिलिटी है। ऐसा नहीं जब पेमेंट करेंगे तब एक्सपेंस इंकर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम। तो ये अक्रूवल मेथड है। अक्रूवल मेथड में ऐसा होता है, ऑन और इंकर बेसिस। और हाइब्रिड में क्या? अच्छा, मर्केंटाइल बेसिस और अक्रूवल बेसिस इज वन एंड द सेम, ये एक ही चीज के दो नाम है। और हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, कैश और अक्रूवल बेसिस दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें जनरली इनकम को हम अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंस हम कैश बेसिस पे करते हैं। जनरली इंडिया में हम हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज ही नहीं करते, दिस इज नॉट यूज। कैश बेसिस हम प्रोफेशनल्स लोग कैश बेसिस यूज करते हैं, और मर्केंटाइल बिजनेस वगैरह हम उसमें अक्रूवल सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज मर्केंटाइल सिस्टम यूज करते हैं ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो द राइट आंसर इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Question 3, amount which is not recoverable from customer is known as dash, back debts, debts, debtors या doubtful debts। अभी ऑप्शंस को समझते हैं। अगर हम किसी बंदे को, हमने गुड्स बेचे, वी हैव सोल्ड गुड्स टू अ पर्सन ऑन
क्रेडिट बेसिस पे, और उसको बोला कि 1 मंथ में हम लोग को पेमेंट करो, 1 मंथ तक क्रेडिट पीरियड है। तो ये बंदे के लिए ये अमाउंट डेट हो गया, डेट उधारी हो गई ना उसके लिए, ये लाइबिलिटी हो गई उसके लिए, तो ये डेट है, तो दिस इज डेट्स। फिर हमारे लिए, हमने इस बंदे को डेट दिया तो ये हमारे लिए डेटर है। हम इसको क्या कहेंगे, हमारे बुक्स में हम इसको डेटर बोलेंगे। हम डेबिट करते हैं ना, किसी को सेल कर दिया तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, जो भी बंदा है, सपोज इसका नाम है मिस्टर बॉन्ड, तो हम इसके एंट्री पास करेंगे, बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट। तो ऐसे एंट्री पास करते हैं तो हम, हमारे बुक्स में ये डेटर बन जाता है। फिर ये डेट उसने 1 मंथ में दिया नहीं, फिर हम फॉलोअप करते रहे 2 मंथ, 4 मंथ्स, ईयर एंड तक हम लोग को ऐसे लगा कि ये तो सिर्फ बोल रहा है, चांसेस कम होने लगे। उसके पैरामीटर्स ऐसे नहीं लगा, हम लोग को लगा इसलिए हम लोग ने उसको डाउटफुल कर दिया, ऐसे नहीं। तो हम लोग ने बहुत सारे मेजर्स लिए, उसके बाद हम लोग ने उसको, अभी चांसेस कम हो गए, हमारे पास प्रॉपर रीजंस है कि ये डेटर अभी शायद ही पे कर सकेगा, तो वैसा कुछ है तो ये डाउटफुल बनेगा। मतलब ये अभी डेट मिलेगा या नहीं, इस डेट का डाउट आने लगा है कि ये वसूली होने नहीं वाली है शायद से। और जब ऐसा डाउट कंफर्म होता है, जब कंफर्म होगा मतलब क्या, कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर लिया कि ये बैंकक्रप्ट हो गया, इसका दिवाला निकल गया, तो कोई भी, जिसने भी उसको उधारी दी है, कोई भी उससे वसूल नहीं कर सकता। बाय लॉ ऐसा होता है एक बार बैंकक्रप्सी डिक्लेयर करने के बाद। या कोई ऐसा बंदा है जो पैसे लेके फॉरेन में परमानेंटली भाग गया, मतलब चोर हो सकते हैं कि इंटेंशन ही नहीं था, इंटेंशन ही नहीं है, और हम लोग फॉरेन में जाके तो ये रिकवरी नहीं करने वाले। तो वैसे डेट्स हो कि कंफर्म अभी हमारे लिए तो वसूल करना इम्पॉसिबल है, तो वो हमारे लिए परमानेंटली बैड हो गए, बैड डेट्स। ओके, तो ऐसा डेट जो नहीं मिलने वाला है, जब कंफर्म होता है तब बैड होता है। और जनरली जिसको हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, और वो हमेशा मंथ में, जिसको 1 मंथ का हम क्रेडिट पीरियड देते हैं और वो 1 मंथ में हम लोग को पे भी करते हैं, तो वो जब डेट बनता है तो वो हमारे लिए वो टाइम गुड होता है कि जनरली वो हम लोग को पेमेंट कर देते हैं। बाद में आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम वो बैड हो जाता है अगर पेमेंट नहीं हुआ तो। ओके, सो नाउ यू नो द आंसर, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, अभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा हमारे लिए, बैड डेट्स। क्वेश्चन 4, accounts must be honestly prepared and they must disclose all material information is known as, ऑप्शंस है एंटिटी कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें अकाउंट्स को हम लोग को ऑनेस्टली प्रिपेयर करना है और मटेरियल इंफॉर्मेशन सारे डिस्क्लोज करने होते हैं। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट्स है। एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस और बिजनेस पर्सन आर डिफरेंट एंटिटी, आर डिस्टिंक्ट एंड आर नॉट वन एंड द सेम, उस हिसाब से हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, बराबर। दिस इज एंटिटी कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स हम लोग को मिलते हैं और उस हिसाब से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमेशा मैच होती है, इसी के बेस पे हमारा डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, दिस इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में क्या, कि हम लोग को सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने हैं। तो ये तो वही पूछा है ना, डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, करेक्ट। तो ये आ गया डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। और बचा क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वो भी समझ लेते हैं कि हम जब हमारे बुक्स में एसेट्स वगैरह परचेज करते हैं तो उसको कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करना होता है, कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, ये हम लोग को कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है। अगर आपको याद हो तो हम फिक्स्ड एसेट को हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि
एक्विजिशन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. सो दिस इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5. अ कमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स इज नोन एज डैश. ये सिंपल क्वेश्चन है. गुड्स, इनकम, प्रॉपर्टी या एक्सपेंडिचर. इनकम और एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम लोग को पता है. तो ये कमोडिटी के बारे में तो नहीं है, इनकम और एक्सपेंस के बारे में, तो ये ऑप्शंस तो नहीं है. प्रॉपर्टी मतलब एसेट, एसेट ऑफ ऑल काइंड जिसमें गुड्स भी आते हैं. गुड्स ये करंट एसेट है ना, करंट एसेट, फिर फिक्स्ड एसेट, ऐसे दो टाइप के एसेट्स है ना. ओके, और गुड्स के डेफिनेशन में अगर आपको याद हो तो हम लोग ने ये डेफिनेशन किया था. कमोडिटी, मर्चेंडाइज, अ थिंग और एन आर्टिकल. ऐसे पढ़ा था. कमोडिटी, मर्चेंडाइज, थिंग और आर्टिकल इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स इज नोन एज गुड्स. ऐसे हमने डेफिनेशन पढ़ा था. तो द आंसर इज गुड्स. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6. Dash means a reputation of a business valued in terms of money. अभी मॉनिटरी कॉन्सेप्ट की वजह से हम जो भी मनी में वैल्यू होता है वही हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो इसमें ये सेंटेंस में इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन बोला तो दैट इज गुडविल. गुडविल के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस दैट इज मेजर्ड इन मनी टर्म्स. जैसे कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, एम्प्लॉयज है, मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें गुडविल में आती है. तो बाकी के ऑप्शंस क्या है, ट्रेडमार्क है, एसेट है, पेटेंट्स है. एसेट मतलब जैसे ऊपर कहा था, करंट एसेट भी हो सकता है या फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है. और बाकी के तीन, ए, सी और गुडविल, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स है. और फिक्स्ड एसेट में भी कौन से एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट है. इनको हम हाथ नहीं लगा सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉनिटरी वैल्यू है, ऐसे एसेट्स है. ट्रेडमार्क मतलब आपने देखा होगा कि ये नाम कोई और नहीं यूज कर सकता क्योंकि उसका ट्रेडमार्क है. पेटेंट्स मतलब कोई फॉर्मूला हो सकता है, फॉर्मूला सबको पता है, लेकिन पेटेंट्स मतलब क्या, वही जिसके पास पेटेंट है वही कंपनी, वही बिजनेस उसको बना सकता है, मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग राइट्स उसी के पास है, भले फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता हो. ओके, सो दैट इज पेटेंट्स. और गुडविल मतलब रेप्यूटेशन. सो द आंसर इज गुडविल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एएस. एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू डैश cash flow statement is prepared and presented for the period for which the profit and loss account is prepared. तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट. AS3 किसके बारे में है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में है. कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, कौन से मेथड से बनाना है, किसको बनाना है, ये सब डिटेल्स आपको इस स्टैंडर्ड में दिए हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किसके बारे में, फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसी करनी है, इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में क्या है, ये जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उसको कैसे अकाउंटिंग करना है, उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है. डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसी करनी है उसके बारे में. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में क्या है, इन्वेंट्रीज जो होते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना गुड्स का, मेरा बिजनेस फोन का है तो मेरा गुड्स क्या होगा, फोन का गुड्स होगा. फोन की बैटरी होगी, चार्जर हो गए, ये मेरे इन्वेंट्रीज में होगी. तो इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करना है, उसको बुक्स में कौन से वैल्यू पे दिखाना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताता है. ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, यही इसी चारों में से सवाल आ सकते हैं. तो एटलीस्ट ये 4 तो ध्यान में रखना, ट्राई टू रिमेंबर विथ नंबर्स. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस is supported by principle of dash, conservatism,
ऑब्जेक्टिव, मैचिंग या मैचिंग कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अभी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम लॉसेस को झट से रिकॉग्नाइज करते हैं? लॉस है पता चला तो झट से रिकॉग्नाइज करते हैं। इनकम्स को और अदर में इसका सेकंड पार्ट कौन सा है? इनकम्स को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम कंफर्म हो, 100% कंफर्म हो कि ये मिलने ही वाला है, और लॉसेस हम लोग को पता भी चले तो हम झट से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये प्ले सेफ ऐसा हम लोग को बताता है कि लॉसेस झट से रिकॉग्नाइज करो और इनकम्स तभी रिकॉग्नाइज करो जब कंफर्म हो। तो ये कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल के हिसाब से, तो इसका आंसर आएगा कॉन्जर्वेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेटिज्म। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कोई प्रिंसिपल ही नहीं है। मैचिंग क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करते हैं, जिस पीरियड का इनकम हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी पीरियड का एक्सपेंस हम उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, सो दैट वी गेट प्रॉपर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। इनकम एक साल में, एक्सपेंस अगले साल में, तो वो मिसमैच होगा ना। तो उसी जिस ईयर में इनकम हमने बुक किया है उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, वी ट्राई टू बुक इट इन द सेम ईयर। सो दैट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल में हम जो भी रूल्स, मेथड्स यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए, वो हम ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, पीरियड टू पीरियड हर टाइम सेम यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं इस साल ऐसा करो, फीफो करो, अगले साल लीफो करो, इस साल में डेप्रिसिएशन का एक मेथड यूज किया, अगले साल में डेप्रिसिएशन का दूसरा, नहीं मुझे वो अच्छा नहीं लगा, ये करते। ऐसा नहीं कर सकते। वी हैव टू कीप फॉलोइंग the same principles, the same accounting principles every year, every period. तो यहाँ पे लॉस झट से रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये प्रिंसिपल कौन सा है? कॉन्जर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ओके। क्वेश्चन 9, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस क्या है? फोलियो, नरेशन, पोस्टिंग या जर्नलाइजिंग। अभी एंट्री मतलब क्या? जो एंट्री हम पास करते हैं, जैसे ऊपर एंट्री पास की थी, बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर ऐसे एंट्री पास की थी ना सेल्स की, और इसके नीचे हम लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बॉन्ड ऑन क्रेडिट, ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो ये हो गई एंट्री, और इसके नीचे जो हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, उसको क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं, नरेशन। सो द आंसर इज नरेशन। बाकी के ऑप्शंस क्या है? फोलियो मतलब पन्ना, पेज। अगर आपको फॉर्मेट्स याद है, जर्नल लेजर, या ये शॉर्ट फॉर्म यूज की है कौन से? जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो। मतलब क्या? लेजर में, जर्नल फोलियो में वो एंट्री कहाँ पे है, और जर्नल में कौन से लेजर में, जहाँ पे लेजर में वो एंट्री पास की है, पोस्टिंग की है, उसका लेजर फोलियो। तो फोलियो मतलब सिंपल पेज। पोस्टिंग मतलब क्या? जो लेजर में हम करते हैं, इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे बॉन्ड में, तो बॉन्ड को डेबिट करेंगे, तो ये प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, बराबर। और जर्नलाइजिंग मतलब ये जो हमने एंट्री पास की है, ऐसे जो जर्नल बुक में एंट्रीज पास करते हैं उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। तो brief explanation of an entry is called as narration. Okay. And the last question, 10th, an act of exchange of things or services between the two parties is termed as dash, ledger, transfer, transaction या business. तो ये ऑप्शंस को समझते हैं। व्हाट इज लेजर? लेजर तो बुक है, तो एक्ट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं है। ट्रांसफर मतलब क्या? एक बंदा दूसरे को कुछ दे रहा है, तो ये हो गया ट्रांसफर। इसने इसको गुड्स दिया सपोज, तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बराबर। मतलब सिर्फ एक बंदा दूसरे को कुछ दे रहा हो तो वो ट्रांसफर है, बराबर। और ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ये भी बंदा इसको दे रहा है कैश, कैश का ट्रांसफर है, बराबर। तो ये भी एक ट्रांसफर ही हो गया। और ये दोनों को मिलाकर इस
ने इसको गुड्स दिया और उसके एक्सचेंज में इसने उसको पैसे दिए, कैश दिया, तो दिस इज ट्रांजैक्शन। करेक्ट। ट्रांजैक्शन में हमेशा दो एस्पेक्ट होता है ना, कोई कुछ देता है, कोई कुछ लेता है, या कुछ भी दो एस्पेक्ट होते हैं। डेप्रिसिएशन एंट्री पास करते हैं तो एसेट की वैल्यू कम होती है, एक्सपेंस बढ़ता है। एसेट की वैल्यू कम होती है और एक्सपेंस डेप्रिसिएशन की वजह से बढ़ता है। अगर आपने वो भी एंट्रीज किए हो तो दैट इज ट्रांजैक्शन, जिसमें दो एस्पेक्ट्स तो होते ही है। सो एक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांसफर में सिंगल साइड होती है, ट्रांजैक्शन की वन साइड होती है, और बिजनेस में ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो द राइट आंसर इज ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 3 हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।